आज के इस प्रशिक्षण सत्र में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप सब भाली भांति जानते हैं कि अभी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम एक अभियान में जुड़े हुए थे और पूरी तन मन से कार्य कर रहे थे। तो अब इस समय एक नया जो कार्यक्रम आपको लग रहा है कि हम निपुण भारत की बात करने जा रहे हैं, तो कुछ साथियों के मन में ये भी सवाल होगा कि अभी तो हम मिशन प्रेरणा के अंतर्गत काम कर रहे थे, फिर एकदम से निपुण, इतना बदलाव एकदम आ रहा है, तो टीचर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। तो साथियों, ये जो कंफ्यूजन है, वास्तव में कोई कंफ्यूजन आपका आज दूर हो जाएगा। एक्चुअल में मिशन प्रेरणा जो है वो निपुण भारत को सफल करने में सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है उसे हम समझेंगे। ध्यान ये देना है कि मिशन प्रेरणा के जो लक्ष्य है भाषा और गणित को ध्यान में रखकर वही निपुण भारत के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इन सारे बिंदुओं को समझने के लिए हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश के समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन हम जानते हैं दो तरीके से परिवर्तन होता है, प्राकृतिक रूप से, हर एक मनुष्य अपने विवेक से करता है। तो सुनियोजित तरीके से जब परिवर्तन करा जाता है तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य यही होता है कि हम उसे प्रगति को ध्यान में रखकर करते हैं। और उसी परिवर्तन का एक रूप आज की हमारी शिक्षा पद्धति है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप सब साथी वेल एजुकेटेड है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो सभी को पता है कि जो हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। और दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई है, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। अब ये जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है, ये 34 साल बाद आप देखेंगे, 1986 से 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च होने गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर परिवर्तन करा गया है। तो जो जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी बनी है अब तक, जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, वो तीन फैक्टर है, तीन ही फैक्टर कह लीजिए, पिलर कह लीजिए, या महत्वपूर्ण बिंदु कह लीजिए, जिनमें ध्यान में रखकर ये पॉलिसी तैयार की गई। तो तीन मुख्य बिंदु हैं पॉलिसी के, एजुकेशन पॉलिसी के, तो हम पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए जो तीन महत्वपूर्ण पिलर है, उनमें एक महत्वपूर्ण पिलर है पहुंच। अर्थात शिक्षा पद्धति हमारी ऐसी हो कि सभी बच्चों तक वो पहुंच सके, सभी बच्चे उसका लाभ ले सकें। और दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है इसका अफोर्डेबल, अर्थात हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी ना हो कि वो आम आदमी उसका लाभ ही ना ले पाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर भी जो है शिक्षा पद्धति बनाई जाती है कि सभी, एक गरीब से गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति भी उसका लाभ ले चुके। और तीसरा है क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी। जब इन तीनों बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे और महसूस करें कि पहुंच, वास्तव में पहुंच हो गई आज हर गांव में, आसपास के, बल्कि एक गांव में, कई तो गांव में तो दो दो स्कूल है, तीन तीन स्कूल भी है, तो बच्चों की पहुंच में तो हम सफल हो गए। दूसरा हम बात करें कि अफोर्डेबल, निश्चित रूप से अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल इसलिए है, आप जानते हैं कि बच्चों को किताबें निःशुल्क मिल रही हैं, उनसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, यहाँ तक कि एमडीएम निःशुल्क मिल रहा है। और आप जानते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग और बहुत सारी चीजें निःशुल्क मिल रही है। अब तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट भी इसका लाभ दिए जाने लगा। और तीसरा जो बिंदु है एजुकेशन क्वालिटी। तो जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो दो फैक्टर को तो उन्होंने काफी हद तक अचीव कर लिया, लेकिन तीसरा जो फैक्टर है ये एजुकेशन क्वालिटी, इसमें अभी वो उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई जितनी अपेक्षा करी गई। तो ये इसी इसे ही अचीव करने के लिए कि एजुकेशन क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करा जाए, और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो पिछली एजुकेशन पॉलिसी में छूट गए थे, जिनकी वजह से हम इसे अचीव नहीं कर पाए, तो उन्हीं बिंदुओं को इस नई एजुकेशन पॉलिसी में शामिल करा गया है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि लगभग 50% बच्चे भी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, यानी पुअर परफॉर्मेंस है उनकी। और हम तो शिक्षक हैं, हम सब भलीभांति जानते भी, अपने विद्यालय का आप आंकड़ा उठाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे विद्यालय में कक्षा 50% बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक है।
तो इस और जब तक ये भी आप जानते हैं कि जो बैकबोन है प्राइमरी एजुकेशन है, और इस बैकबोन को यदि हमने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, पूरा एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप ऐसे मान लीजिए मकान की नींव अगर जो मजबूत नहीं करी हमने, तो आप कितना ही अच्छा मकान बना ले, वो मकान टिक नहीं पाएगा। और ये बात भी निश्चित है कि जब मकान बन जाता है तो नींव दब जाती है, उसकी कभी कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन टिका हुआ उस नींव पे ही है। तो सेम इंपॉर्टेंस हमारा इस प्राइमरी एजुकेशन का है, और इसी को अचीव करने के लिए इसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं ताकि हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसे कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अनुमति दे दी है, और ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हम इसे सभी जगह लागू कर दें। और ये जानकर आप, और वर्तमान में केवल पहला ऐसा राज्य हिमाचल प्रदेश है जिसने इसे लागू भी कर दिया है। तो इसे समझने के लिए इसका एक कंसेप्ट है, आप जब देखेंगे, आपने बार बार पढ़ा भी होगा, 5+3+3+4, और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में आप ध्यान दीजिए, उसमें दिया गया है 10+2। तो ये परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन क्या है? देखिए, राज्य सरकार के अधीन हम कक्षा 12 तक ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो राज्य सरकार के अधीन होती है। अब ऐसा नहीं आप ये सोचे कि बाद की जो पढ़ाई वो किसके अधीन होती है। आप 12वीं तक पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यूपी बोर्ड से, या मध्य प्रदेश बोर्ड से, या हरियाणा बोर्ड से, लेकिन इसके बाद की एजुकेशन आप बोर्ड का, यूपी बोर्ड या किसी स्टेट का नाम नहीं लेते, आप कहते हैं इस यूनिवर्सिटी से किया है, इस यूनिवर्सिटी से किया है। तो अब जो सिस्टम है हमारा, अब भी 12th किया, आप देखेंगे +3 15 ईयर काउंट हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन अभी भी हम 12वीं तक की बात कर रहे हैं। पहले जो 10+2 का कंसेप्ट है, उसमें ये बताया गया था कि हम 10 तक तो एक नॉर्मल वे में एजुकेशन लेते हैं, सबके पास कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, और जैसे सबको लगभग एक जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और जब हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, 10 के बाद करते हैं कि आप केमिस्ट्री लेंगे, बायोलॉजी लेंगे, हिस्ट्री लेगा, सिविक्स लेगा, इस तरह का प्रोविजन था पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम खत्म कर दिया गया है, और साथ में जो विचार विमर्श करके, देखिए सबसे खास बात इस पॉलिसी की ये भी है कि हर राज्य के से जितने भी स्कॉलर्स हैं, सबसे इसमें विचार विमर्श करा गया। और विचार विमर्श करने, यहाँ तक कि आप ये कहें कि छोटे छोटे नुक्कड़ से भी आइडिया लिए गए हैं, और जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष है के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, सबने सबके विचारों का संग्रह किया, और उन विचारों में मंथन करने के बाद जो दिखाई दिया कि बहुत अच्छे हैं, और आज के परिवेश में वो जरूरी है, उन्हें शामिल करा गया है। तो साथ में जो हमारा 5+3+3+4 का कंसेप्ट, हम इसे समझ ले तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए, वैसे तो हमारी बात जो है हम बात करें, हम बेसिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा कंसेप्ट है 5+3+3, यहाँ तक ही पूरा हो जाता है। हम सब टीचर हमसे अपेक्षा करी जाती है कि हमें और भी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये विचार करा गया कि बच्चा जब डायरेक्टली कक्षा 1 में आ जाता था, तो वो एक नए परिवेश से आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें वो अचीव नहीं कर पाता था अपने कक्षा के अनुरूप। इसलिए इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी जोड़ा गया, जिसके लिए आंगनबाड़ी, क्योंकि जो रुचि है वो कम है विद्यालय में, जब उसे एक माहौल मिलेगा, उसे लगेगा कि मैं विद्यालय नहीं खेलने जा रहा हूँ, तो उपस्थिति बढ़ेगी, और आगे चल के वो हमारे जो पढ़ाई में सहयोग भी करेगा। तो जो 5 हमारा जो कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5 वर्षों का, उसमें जो है आंगनबाड़ी 3 साल वो वहां पे एज ए प्ले स्कूल में रहेगा, उसके बाद कक्षा 1-2, उसके बाद 5+3 की हम बात कर रहे हैं। 3 का मतलब यह ग्रेड 3, 4, 5, उसे अगले ग्रेड में इन्होंने लिया है। इसमें देखिए, अगर हम बात करें त्रिभाषा को इन्होंने जोड़ दिया, 3 भाषा के लिए सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि मातृभाषा यानी रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में जो शिक्षा देने की बात की गई है। आप ध्यान देंगे तो आपने पढ़ा भी होगा, एपीजे अब्दुल आजाद ने कहा था कि मैं आज अच्छा वैज्ञानिक हूं, तो उसका कारण है कि मैंने अपनी शिक्षा अपनी मातृभाषा में ली है। और ये सच भी है कि जो चीज हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में या मदर टंग में समझ लेते हैं, या नहीं हो पाती। इसी बात को ध्यान में रखकर ये कहा कि बच्चे जो एक एक्सपांशन हो वो उसकी रीजनल लैंग्वेज में होगी।
उसकी मदर टंग में दी जाएगी, ताकि वो अपने विचारों को अच्छे से रख सके और जो है विचारों को वो समझ सके। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 3+4+5 ये 3 साल ये हुए। अब जो +3 की हम बात करें, कक्षा 6, 7, 8, तो कक्षा 6, 7, 8 में देखिए बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ दिया गया है। देखिए, एक बार समस्या ये भी आज के देश में पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ रही है, रोजगार की बड़ी समस्या है। मोस्टली तो कुछ लोग तो ये मानते हैं गवर्नमेंट जो भी रोजगार है, जबकि और भी बिखरी, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। यदि उस टैलेंट को एक टीचर पहचान ले और उसके अकॉर्डिंग उसे बचपन से ही तैयार कर दे, और कोई बच्चा चाहता है कि भाई मुझे तो कारपेंट्री में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं सिलाई करना मुझे अच्छा लगता है, या मुझे बागवानी अच्छी लगती है, तो वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ उस फील्ड में भी यदि दक्ष हो जाएगा तो आगे चल के वो ये नहीं कहेगा मैं बेरोजगार को लेके जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी दिया गया। साथ में आप जानते हैं डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर एजुकेशन है उसे भी कक्षा 6 से ही जोड़ दिया गया है, ताकि बच्चा धीरे धीरे अवेयर होता चला जाए और वो इसे समझे। अब ये तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें हम आगे बात करें 12 तक की, तो ये तो कक्षा 8 तक की होगी। तो 12 में अभी तक हमने देखा था कि बच्चा पढ़ता है। अब इन्होंने देखे 12 तक जो हमारा 4 ईयर का कंसेप्ट है, उसमें ये बताया गया कि बच्चा ने अब ये एक्चुअल में ये जो एग्जाम है ये काउंट होंगे उसके, यानी 10th उसका 4 सेमेस्टर में होगा और हर सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ के ही फाइनल मार्क्स उसके बनेंगे। और ये कंसेप्ट है कि अगर हम इस तरह हम लेते हैं तो बच्चा तैयार रहता है एग्जाम देने के लिए, तो उसका डर खत्म हो जाता है और सिलेबस भी उससे थोड़ा कम लगने लगता है। और आगे यदि हम बात करें जो है, आप देखेंगे इससे पहले स्ट्रीम सिस्टम था। स्ट्रीम सिस्टम में ये बता रखा था कि आप जैसे 12th या 11th में आएंगे आपको सब्जेक्ट लेना है, मैथ लेना है, साइंस लेना है, आप आर्ट ग्रुप के हैं, आप साइंस ग्रुप के हैं, आप बीकॉम है, आप कॉमर्स ग्रुप के हैं, कर दिया गया है। अब ये बताया गया कि बच्चे को अपनी रुचि के अकॉर्डिंग उस सेलेक्टेड लिस्ट होगी और मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग बच्चा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है जो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ये पूरा सिस्टम है, इसलिए इसमें आर्ट साइंस कॉमर्स वाला कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है। बच्चा अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी उसमें अच्छी आएगी। सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे तो बच्चे से प्रिपरेशन कर ले। ये हमारा जो है 12 तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। 5+3+3+4। यदि हम आगे बात करें ग्रेजुएशन लेवल में भी, क्योंकि जानकारी के जरूरी हो, हमें जानकारी के लिए एज ए टीचर हमें पता भी होना चाहिए, कई बार चर्चा हो जाती है। तो जो ग्रेजुएशन या पी की हम बात करें उसमें मूलभूत परिवर्तन करे गए और बहुत सारी चीजें जब मैंने पढ़ा चर्चा की तो मुझे बड़े अच्छा लगा। जो पहले हम देखते थे कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए बीएससी बीकॉम वो कर रहा है, उसने 1 साल पढ़ा 2 साल पढ़ा, लेकिन पारिवारिक आर्थिक स्थिति ऐसी रही उसकी, किसी कारण से वो पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख पाया, तो उसके 2 साल एकदम बर्बाद हो जाते थे, वो किसी काम के नहीं होते थे। ये 1 साल करा तो सब उसका जो है बिल्कुल बेकार हो जाता। लेकिन अब इस बात पे ध्यान रख के एक कंसेप्ट जोड़ा गया है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब है कि एक बच्चा जब ग्रेजुएशन करेगा, पहले तो ये कंसेप्ट बीएससी बीकॉम ये सब हटा दिया गया है, केवल ग्रेजुएट शब्द आएगा। अब ये नहीं आएगा आप बीएससी है बीकॉम है, अब केवल ग्रेजुएट आएगा और सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे जो आप सेलेक्ट करेंगे। साथ में यदि अब आप 1 साल का बीए आप ग्रेजुएशन में 1 साल भी कंप्लीट कर लेते हैं तो साथियों आपका 1 साल ही काउंट होगा। 1 साल करने पर आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, लिखा होगा आपकी मार्कशीट को ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। और आप 2 साल कर लेते हैं तो आपको लिखा होगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। और बीच में आप छोड़ देते हैं 2 साल, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप जब भी आएंगे तो आपकी वहां तक कंप्लीट होगी और आपको अगले ईयर ही करना है, वो पिछला वाला भी काउंट हो जाएगा। तो अगर जो आप तीसरा साल करते हैं तो आपका हो जाएगा ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट में डिग्री आपका लिखा आएगा, जो आपका पहले सर्टिफिकेट फिर डिप्लोमा और तीसरे ईयर में डिग्री। और इसके बाद चौथा ईयर भी है जो रिसर्च लिखा हुआ आएगा। ग्रेजुएट है आप रिसर्च नहीं करना चाहते तो आपकी डिग्री कंप्लीट है बिल्कुल।
आप एलिजिबल है किसी कंपनी के लिए, लेकिन आप कुछ और उस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप रिसर्च करते और इस रिसर्च के बाद आप पीजी का एमए का 1 साल लगेगा, यानी कि एमए 1 साल का भी है और 2 साल का भी है। और तीन, आप ऐसे समझिए आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया, आपको डिग्री मिल गई ग्रेजुएशन की, और उसके बाद आप एमए करना चाहते हैं तो आपको 2 साल लगेंगे। और आप ग्रेजुएशन में 4 साल आपने करे, रिसर्च वाला सेक्शन भी पूरा करा, तो आपको एमए में सिर्फ 1 साल लगेगा। तो ये बहुत सारे परिवर्तन करे गए हैं। तो ये कि आर्ट साइंस, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट, और साथ में मुझे जो है इंग्लिश भी पसंद है, मेरा सब्जेक्ट है। अब मैं हूँ, लेकिन पहले कंडीशन थी कि मैं इंग्लिश मिल सकता था। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट बच्चों को अपने सब्जेक्ट का जब वो सिलेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से वो ज्यादा रुचि लेंगे और उसमें परफेक्शन भी उन्हें मिले। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे हैं, या हम ये कहें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उन्हें धरातल पर लाने के लिए हमारा निपुण कार्यक्रम चलाकर शुरू करा गया है। सैद्धांतिक पक्ष हमारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसे धरातल पर उतारने के लिए हमारा निपुण कार्यक्रम करा गया है। और निपुण के नाम को ही आप समझेंगे तो आपका जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके वर्ड मीनिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी नेशनल इनिशिएटिव, राष्ट्रीय पहल, यानी राष्ट्रीय स्तर से एक पहल शुरू करी गई है कि हम बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान में निपुणता के लिए बच्चों को तैयार करें। बेसिक है उसका और भाषा, यदि हम बच्चों को इसमें मजबूत देंगे तो निश्चित रूप से और सब्जेक्ट में अच्छी स्कोरिंग। प्रदेश सरकार को और माननीय शिक्षा निदेशक श्री विजय किरण आनंद जी को कि ये उनकी दूरदर्शिता ही है कि आज जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम कार्य करने जा रहे हैं, उन्होंने बहुत पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो है कमेटी बन गई थी, और ये उनकी दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने उन सब बिंदुओं पे विचार विमर्श करने के बाद कि आने वाले समय में हमें प्रदेश स्तर पर ये चीजें लागू करनी होंगी भाषा और गणित को ध्यान में रखकर, तो उन्होंने मिशन प्रेरणा जैसा कंसेप्ट ला दिया। यदि आप मिशन प्रेरणा को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारा जो निपुण भारत है, जो सरकार का एक प्रोग्राम है शिक्षा मंत्रालय का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, वो जो अब शुरू हुआ है वो 2019 में, उसके बहुत सारे जो मैच होते हैं हमारे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल इससे मैच होते हैं, और उसने हमारे काम को आसान बना दिया है। बहुत आसान हमारा कार्य हो गया। ये तो एक दुर्भाग्य कहिए कि हमारे जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था उसी बीच कोरोना महामारी ने जन्म ले लिया, और जो बड़ी तेज गति से हम कार्य कर रहे थे, पूरे शिक्षक पूरे तन मन से लग गए थे, और राज्य स्तर से भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा था, मार्गदर्शन हमें मिल रहा था, एक टीम के रूप में हम काम कर रहे थे। लेकिन बीच में इस कोरोना काल ने बहुत सारी चीजें जो है स्लो कर दी, फिर भी हमने हंडी मारी, ऑनलाइन टीचिंग जारी रही। तो लेकिन यदि अब आप हमें कुछ साथियों के मन में कंफ्यूजन होगा कि भी तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और अब हम निपुण भारत के, तो साथियों आप जानते हैं कि जो एजुकेशन है हमारी, ये संवर्ती सूची का हिस्सा है, अर्थात राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी। एजुकेशन एक नया मिशन शुरू करा था, मिशन प्रेरणा, और उसका भी टारगेट यही था कि हमें अपने प्रदेश को प्रेरक बनाना है, और प्रेरक बनाने के लिए एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करनी है, और इंप्रूव करने के लिए जो बेसिक फैक्ट है उसके वो भाषा और गणित ही है। और भाषा और गणित पर यदि बच्चों की मजबूती हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोई भी विषय, मान लीजिए हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो विज्ञान विषय पढ़ना चाह रहा है, वो समझेगा क्या, और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यानी भाषा इतनी डेवलप है उसकी, वो चीजों को पढ़ लेता है और समझ लेता है, तो सेल्फ स्टडी से बहुत सारी चीजें वो कर लेता है। तो मिशन प्रेरणा और निपुण भारत, मिशन प्रेरणा वास्तव में हमें सपोर्ट कर रहा है। उसमें जो दी गई प्रेरणा तालिकाएं हैं, आप उनकी हेल्प लें। साथ में जो मॉड्यूल दिए गए हैं, उन मॉड्यूलों में बहुत सारी गतिविधि दी गई है। भाषा और गणित जैसे विषयों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी गतिविधि दी गई हैं, उनकी भी हम हेल्प लेंगे। और निपुण भारत जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धरातल पर उतारने के लिए एक मिशन शुरू करा गया है,
उसे हम धरातल पर उतारने पूरे मन से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से हम सफलता हमें मिलेगी, क्योंकि जिस देश की एजुकेशन जितनी अच्छी होती है वो देश उतना अच्छी प्रगति करता है। और एक कारण ये भी है, यदि बच्चा, आप सोचिए, हम शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, एक बच्चा ये पिछड़ जाता है, वो पढ़ ही पाता, कक्षा 3 में आ गया लेकिन वो पढ़ ही नहीं पा रहा प्रॉपरली, तो 100% वो आगे स्कूल में आने से बचेगा और उसे पढ़ाई एकदम बोझिल लगने लगेगी और आगे चल के वो पढ़ाई को निश्चित रूप से उसका मन करेगा कि मैं पढ़ू ना, और इस तरह ड्रॉप आउट जो हमारा रेशो वो बढ़ जाता है। और जब तक ये ड्रॉप आउट रेशो कम नहीं होगा तो हम जो एजुकेशन का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है लिटरेसी बढ़ाने की, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान से समझना है और इसमें बताए गए जो तरीके हैं उन्हें अप्लाई करना है बच्चों में, तो निश्चित रूप से जो हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। बाकी बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में शुरू करी जाएंगी, क्योंकि 4 दिन का ये प्रशिक्षण है साथियों। डे बाय डे हम एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। ठीक है।